हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोग मादा युग्मक निर्माण की क्रिया तक हम लोग देख चुके थे। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 में ही, है ना। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आज नया कोई टॉपिक स्टार्ट होगा, परागन यानी पॉलिनेशन, है ना। आज हम लोग पॉलिनेशन को देखेंगे। पॉलिनेशन क्या है, कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। तो आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना, और क्लास में अंतिम तक बने रहिएगा। आपका पर डे क्लास 3 बजे से स्टार्ट होता है। 3 बजे 3 या 3:15 से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में परागन पॉलिनेशन। देखिए परागन किसको कहते हैं। सबसे पहली बात, परागन क्या है, किस प्रोसेस का नाम है परागन। देखिए परागन जो है परागकोश से, है ना, परागकण जो है परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचेगी, इसी क्रिया को हम परागन कहते हैं। परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचेगी, यह क्रिया क्या कहलाएगी, परागन कहलाएगी। यहाँ पर इसको आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग समझ सकते हो। देखिए ये हमारा जो है एंथर है ना, ये हमारा क्या है, एंथर है। ये जो आप देख रहे होंगे ये हमारा एंथर है यानी परागकोश है। यहाँ से पॉलन यानी परागकण निकला और जाकर के कहाँ पहुँचा, वर्तिकाग्र पर यानी स्टिग्मा पर। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं परागन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस का नाम ही है परागन। ठीक है। परागन जो है 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जिसमें कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन को देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन कहता है कि परागन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई बाहरी कारक भाग न ले, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा पॉलिनेशन में, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन का कंसिडर करेंगे। क्लियर है। आगे देखिए बोलता है जब कोई पुष्प, ये तो पहली परिभाषा हो गई कि जब परागन की क्रिया में कोई बाहरी कारक भाग ना लेता हो उसे हम परागन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया बोलता है कि जब कोई पुष्प अपने ही परागकण से परागित हो, अपने ही परागकण से परागित हो, या, है ना, या अपने ही पादप के किसी दूसरे फूल के परागकण से परागित हो, है ना। यहां पर 2 शब्द बोला गया है। पहला तो कहा गया है कि जब कोई पुष्प अपने ही परागकण यानी अपना परागकण अपने वर्तिकाग्र पर ले लिया, या अपने ही पादप के किसी दूसरे फूल पर इसको भेज दिया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, स्वपरागन ही कहलाएगा। तो स्वपरागन की यहां 2 परिभाषा आपके सामने। आगे देखिए स्वपरागन के क्या क्या कारण हैं। स्वपरागन के कारण क्या, किस कारण से स्वपरागन की घटना होती है। देखिए स्वपरागन के मुख्यतः 3 कारण जिम्मेदार हैं। 3 कारण अगर होगा, यह तीनों कारण पाया जाएगा तभी स्वपरागन की घटना होगी। पहला है द्विलिंगिता, दूसरा है समकालपक्वता, तीसरा है समवर्तिकात्व। ये तीनों को एक एक करके समझिए। द्विलिंगिता क्या कहता है। द्विलिंगिता करने का अर्थ हो गया कि पुष्प जो है होगा द्विलिंगी। पुष्प क्या होगा, द्विलिंगी होगा। द्विलिंगी कहने का मतलब नर तथा मादा जननांग, नर तथा मादा जननांग एक ही शरीर में होगा, है ना, एक ही शरीर में होगा। एक ही शरीर में जब नर और मादा जननांग उपस्थित होंगे तो इसी को हम क्या कह देंगे जी, इसी को हम कहेंगे, जब नर और मादा जननांग एक ही शरीर में उपस्थित हों तो उसको हम क्या कहेंगे जी, उसी को हम कहेंगे द्विलिंगी या उभयलिंगी। ठीक है। जब पुष्प द्विलिंगी या उभयलिंगी होगा यानी नर और मादा जननांग दोनों एक ही फूल में होंगे, तो ऐसी अवस्था में जो पुष्प है वह स्वपरागन की क्रिया को अनिवार्य कर लेगा, स्वपरागन की क्रिया करेगा। दूसरा हमारा कहता है समकाल पक्वता। अब इसको आप समझिए, सम का मतलब क्या हो गया, सम का मतलब हो गया समान, काल का मतलब समय, और परिपक्वता का मतलब परिपक्व होना।
जब समान समय में परिपक्व होता है, समान समय में क्या परिपक्व होगा, तो जब समान समय में नर और मादा जननांग परिपक्व हो जाते हैं तो इसी क्रिया को हम कहते हैं समकाल पक्वता। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? समकाल पक्वता कहते हैं। ठीक है। तीसरा बोलता है समवर्तिकात्व। बोलता है कि जब स्त्रीकेशर पुंकेशर से छोटा हो, है ना। मान के चलो कि यहां पर ये हमारा पुष्प का स्त्रीकेशर है, ये हमारा पुष्प का स्त्रीकेशर है और ये हमारा पुंकेशर है। तो यहां से जब यह स्वपरागन की क्रिया करेगा तो यहां से जो परागकण है वह तो अपने ग्रेविटी के कारण, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इधर आ जाएगा। लेकिन अगर परागकोश छोटा रहे, मान के चलिए कि ये अगर दूसरा परागकोश है, तो अब बताइए कि यहां पर परागकण जो होगा ये अब नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, यानी ग्रेविटी के अपोज में काम करना पड़ेगा। तो ये बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के संभव नहीं है। तो अगर परागकोश लंबा हो और वर्तिकाग्र छोटा हो तो ये अवस्था कहलाती है, इस अवस्था को हम कहते हैं समवर्तिकात्व। इस अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? समवर्तिकात्व। तो ये होना बहुत जरूरी है स्वपरागन के लिए। जब यह तीनों, यहां पर देखिए लिखा हुआ है नोट पॉइंट में, ऊपर लिखित तीनों कारण अगर पुष्प में होंगे तभी स्वपरागन की घटना होगी। कहने का अर्थ यह है कि अगर यह तीन में से कोई एक वो भी अगर नहीं रहेगा, यानी द्विलिंगिता, समकाल पक्वता या समवर्तिकात्व में से, इन तीनों में से अगर कोई भी एक भी अगर मिस किया, एक भी गुण अगर इधर उधर हुए, तो वह स्वपरागन की क्रिया नहीं करेगा, वह परपरागन में चेंज हो जाएगा। बात क्लियर? समझ में आ गई? चलिए अब देखिए, स्वपरागन में ही एक टाइप आता है क्लैस्टोगेमी, अनुन्य मिल्य परागन। अब अनुन्य मिल्य परागन क्या है? बहुत भयंकर चीज है ये अनुन्य मिल्य परागन, बहुत बार पूछ लेता है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में धर के रखेंगे। बोलता है स्वपरागन की वैसी घटना जो बंद पुष्प के अंदर संपन्न होता है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि पुष्प बंद है, फूल बंद है, फूल खुला नहीं, फूल बंद है, और बंद फूल के अंदर ही अगर परागन की घटना हो जाती है तो ऐसी अवस्था को, ऐसे परागन को हम क्या कहते हैं? अनुन्य मिल्य परागन कहते हैं। अब आपसे यह सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह सवाल आता है कि अनुन्य मिल्य परागन में कौन सा परागन होता है? अनुन्य मिल्य परागन में कौन सा परागन होता है? तो इसका आंसर आपके सामने है कि अनुन्य मिल्य परागन में स्वपरागन की घटना होती है। अनुन्य मिल्य परागन में कौन परागन की घटना होती है? स्वपरागन की घटना होती है। यह आपके दिमाग में होना चाहिए, यह दिमाग में हमेशा फिट रखिए। चलिए आगे देखिए, इसका उदाहरण है कनकौआ, मूंगफली, गुल्लर, पारचुलाका, वायोला, मकोई, ये सभी। जिस फूल में अनुन्य मिल्य परागन होता है उस फूल को हम आवर्त पुष्प या क्लैस्टोगेमस फ्लावर के नाम से जानते हैं। कुछ क्लैस्टोगेमस फ्लावर के यहां पर आपको देख सकते हो, ये सभी जो है क्लैस्टोगेमस फ्लावर है ना, ये सभी क्लैस्टोगेमस फ्लावर हैं। इन सभी फूलों में इस फूल को तो आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे, नीचे में जो है ये मकोई का फूल है। इन सभी पुष्पों में क्या होता है कि फूल बंद ही रहते हैं और परागन की घटना हो जाती है। क्लियर है? चलिए अब देखिए स्वपरागन से लाभ और हानि क्या क्या है ना, क्या लाभ है और क्या हानि है। देखिए सबसे पहले तो स्वपरागन में परागन की निश्चितता बनी होती है कि एकदम निश्चित रूप से डेफिनेटली परागन तो होगा ही होगा, परागन में कोई दिक्कत नहीं है, परागन होना ही होना है। ठीक है। दूसरा बोलता है कि परागकण की मात्रा, परागकण जो है
कम मात्रा में बनते हैं। जिस काम में डिफिनिटी है उस काम के प्रति ऐसे भी थोड़ा सा दायित्व तो कम हो जाता है। तो परागकण कम मात्रा में बनेगा, इस कारण से कम ऊर्जा का व्यय होगा। जब काम हमको कम करना पड़ेगा तो ऊर्जा भी व्यय कम होगा। आगे देखिए, परागकण जो है कम मात्रा में बर्बाद होता है। जब हमको पता है कि सारा कुछ किस ये से ही होना है तो उसमें ज्यादातर बर्बाद नहीं होता, ज्यादा परागकण बर्बाद नहीं होता। अब देखिए हानि क्या कहता है। हानि में बोलता है कि स्वपरागन के माध्यम से नए नस्ल की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यानी स्वपरागन से हम नए नस्ल अर्थात हाइब्रिड तैयार नहीं कर सकते। हम स्वपरागन के द्वारा हाइब्रिड तैयार नहीं कर सकते। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अलैंगिक जनन के द्वारा भी हम हाइब्रिड प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पे दो अलग अलग गुणों का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, मिक्सअप नहीं हो रहा है, इसलिए हमको हाइब्रिड नहीं मिलेगा। इस परागन से जो प्राप्त बीज होंगे वह दुर्बल होंगे। दुर्बल कहने का मतलब क्या हो गया कि वह कमजोर होंगे। वह क्या होंगे? कमजोर होंगे। ठीक है। और तीसरा हानि कहता है कि इस परागन से प्राप्त बीज की जीवन क्षमता कम होती है। इस परागन से प्राप्त बीज की जीवन क्षमता क्या होगी? कम होगी। तो इस प्रकार से यहां पर आप स्वपरागन की घटना को पूरा तरीके से अच्छे से समझ गए होंगे। जिनको समझ में नहीं आया है वो फिर से इसको रीवॉच कीजिए। अगर आपको ऐसा पीडीएफ, जो पीडीएफ आप देख रहे हो, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये पीडीएफ नोट्स के रूप में अवेलेबल है हमारे पास। अगर आपको यह चाहिए तो आप ड्रीम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आपको ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब हमारा बोलता है परागन की दूसरी प्रक्रिया जो है वो है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन। देखिए बोलता है पर परागन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई बाहरी कारक भाग ले उसे हम क्या कहेंगे? पर परागन कहेंगे। किसी भी एक्सटर्नल, है ना, यानी थर्ड पार्टी जब पार्टिसिपेट करेगा। परागन दो पार्टी का मसला है। परागन दो पार्टी का मसला है, परागकोश का और स्त्रीकेशर का। लेकिन इसके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आता है तो थर्ड पार्टी के आने से जब पॉलिनेशन होगा उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कह सकते हैं कि जब एक्सटर्नल कोई फैक्टर पार्टिसिपेट करेगा तो उसी को हम कहेंगे क्या? उसको हम कह देंगे क्रॉस पॉलिनेशन कह देंगे। यहां पर देख सकते हैं कि यहां से जो है ये हनी भी इसमें पॉलिनेटर का काम कर रहे हैं, है ना, परागण करवाने का काम कर रही है। यहां इसने मकरंद चूसने के लिए आया और इसके शरीर में क्या लग गया? परागकण लग गया। और ये यहां से उड़ करके दूसरे फूल पे जाकर के बैठी, और जब यहां पे बैठती है तो इसके शरीर से परागकण इसके वर्तिकाग्र में चिपक जाते हैं। ये होल प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस ही पर परागण क्रिया कहलाता है। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में पार्टिसिपेट कौन किया? हनी बी, है ना, हनी बी। चलिए अब पर परागण के क्या कारण है? किस कारण से पर परागण की घटना होती है? हाँ, जिस तरह से हम स्वपरागन की घटना को देखें, स्वपरागन के 3 कारण हैं, उसी तरह से पर परागन के भी 5 कारण हैं। पर परागन कितने कारण हैं? 5 कारण। लेकिन अब स्वपरागन के कारण और पर परागन के कारण में एक थोड़ी सी अंतर है। थोड़ी सी अंतर क्या है कि स्वपरागन में जो 3 अवस्था बताई गई, द्विलिंगिता, समकालपक्वता और समवर्तिकात्व, यह तीनों का होना जरूरी है। यह तीनों का होना जरूरी है। लेकिन यहां पर आप जो पर परागन के 5 कारण देख रहे हैं, इन 5 में से अगर एक भी होगा तो पर परागन होगा। और स्वपरागन में 3 में से तीनों का रहना जरूरी है। यहां पर एक को रहेगा तो काम चलेगा। बात समझ में आया? आगे देखो, देखिए यहां पर 5 कारण दिए गए हैं। पहला है एक लिंगिता।
एक लिंगिता का मतलब है कि फूल जो है एक लिंगी रहेगा। एक फूल में या तो नर जननांग होंगे या तो मादा जननांग होंगे। ऐसी अवस्था में क्या होगा जी, वह पर परागण की क्रिया करेगा। स्वयं बंधता, अपने आप में बंधता। अपने आप में बंधता कहने का मतलब क्या हो गया? अपने आप में बंधता कहने का मतलब हो गया, आप लोग देखते होंगे कि घर के आस पड़ोस में कुछ बुजुर्ग दादाजी होते हैं, उनके घर में सब कुछ है, सारा सुख सुविधा उनके घर में उपलब्ध है। उनके कमरे में एसी लगी हुई है, उनके कमरे में कूलर लगी हुई है, फ्रिज है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी पानी पीने के लिए वो दूसरे के घर जाते हैं, है ना? फिर भी वो पानी पीने के लिए दूसरे के घर जाते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ? उनको अपने घर का पानी सूट नहीं करता, वो अपना पानी नहीं पिएंगे, वो पानी पीने के लिए दूसरे के घर जाएंगे। वही चीज यहां पर भी बोलता है, स्वयं बंध्यता भी बोलता है कि जब द्विलिंगी पुष्प अपने परागकण से परागित नहीं होता है, यानी हम अपना परागकण का उपयोग अपने परागण में नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? पर परागण की घटना उत्पन्न होगी, पर परागण की क्रिया उत्पन्न होगी। ठीक है, आगे देखिए, बोलता है भिन्न काल पक्वता। अब यहां पर फिर से समझिए, भिन्न का मतलब अलग अलग, काल मतलब समय, पक्वता मतलब परिपक्व होना। जब नर और मादा जननांग, जब कौन? नर और मादा जननांग अलग अलग समय में परिपक्व होंगे, तो ऐसी अवस्था में इसको क्या कहेंगे? भिन्न काल पक्वता कहेंगे। और यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए, अलग अलग समय में परिपक्व होना कहने का मतलब यह है कि अंड जो है वो 5 दिन पहले परिपक्व हो गया, परागकण को भी परिपक्व होने में टाइम है, तो ऐसी अवस्था में जब तक परागकण परिपक्व होगा तब तक अंड समाप्त हो जाएगा। या तो पहले परागकण परिपक्व हो गया, अंड अभी परिपक्व नहीं हुआ, तो ऐसी अवस्था में परागकण पहले तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर एक फूल में प्रोटॉन्ड्री और या प्रोटोगेनी होती है, यानी अगर देखिए 2 प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन्ड्री और प्रोटागेनी। तो प्रोटॉन्ड्री यानी पुंगपूर्वता में कहता है कि जब द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर अगर पहले परिपक्व हो गए तो स्त्रीकेसर क्या होगा? बाद में परिपक्व होगा, और जब तक स्त्रीकेसर परिपक्व होगा तब तक पुंकेसर खत्म, तब तक नर युग्मक समाप्त। तो ऐसी अवस्था में भी क्या होगी? पर परागण की क्रिया होगी। दूसरा बोलता है प्रोटागेनी, यानी स्त्री पूर्वता। अगर अंड पहले परिपक्व हो गया और परागकण को परिपक्व होने में टाइम है, तो जब तक परागकण परिपक्व होगा तब तक अंड समाप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में भी कौन सा परागण होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दैट्स ऑल। चल नेक्स्ट और चौथा बोलता है, चौथा देखिए क्या बोलता है। चौथा बोलता है उभय लिंगिता। उभय लिंगिता, उभय लिंगिता क्या कह रहा है? उभय लिंगिता कह रहा है कि जब द्विलिंगी फूल में किसी अवरोध के कारण स्वपरागण की घटना नहीं घटती है। द्विलिंगी फूल है, फूल क्या है? द्विलिंगी है, लेकिन किसी अवरोध, कोई अवरोध, परागकण और स्त्रीकेसर के बीच में फूल का पंखुड़ी आ गया, या परागकोश जो है वह फूल से बाहर निकल गया, स्त्रीकेसर फूल से बाहर निकल गया, मकड़ी का जाला लग गया। ऐसी स्थिति में अपने परागकण से जब परागित नहीं हो पाते हैं तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि उभयलिंगिता उत्पन्न होती है। और 5वां बोलता है विषमवर्तिकात्व, है ना? विषमवर्तिकात्व यहां पे हम समझाए हैं, समवर्तिकात्व आपको समझाए। समवर्तिकात्व में क्या बोले थे कि पुंकेसर जो होगा वह स्त्रीकेसर से बड़ा होगा, और विषमवर्तिकात्व यही कहता है कि पुंकेसर स्त्रीकेसर से छोटा होगा। यह क्या कहलाता है? विषमवर्तिकात्व कहलाता है। यह क्या कहला रहा है? विषमवर्तिकात्व कहला रहा है, विषमवर्तिकात्व कहला रहा है। अब विषमवर्तिकात्व में जब पुंकेसर छोटा होगा स्त्रीकेसर से तो नीचे से परागकण को ऊपर ले जाना है, और जब नीचे से परागकण ऊपर जाएगा तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर जरूर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर के बिना यह संभव ही नहीं है ना? यह संभव ही नहीं है कि नीचे से परागकण ऊपर चला जाए।
और जब नीचे से परागकण ऊपर नहीं जाएगा तो यही क्या कहला जाएगा? जब एक्सटर्नल फैक्टर पार्टिसिपेट करेगा, और जब एक्सटर्नल फैक्टर पार्टिसिपेट किया, दैट आर कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागन। क्लियर है? अब हम लोग परागन के प्रकार को देखेंगे। पर परागन के कारण हमको समझ में आ गया, किस किस कारण से पर परागन की घटना हो सकती है। एक चीज हमने शुरुआत में भी बताई थी और फिर से मैं बता रहा हूं कि स्वपरागन के यहां देख सकते हैं कि स्वपरागन के इन तीन में से तीनों का होना जरूरी है, यानी द्विलिंगिता, समकालपक्वता और समवर्तिकात, इन तीनों का होना जरूरी है, तभी स्वपरागन होगा। लेकिन परपरागन की घटना में कहता है कि इन पांचों में से कोई एक भी अगर रहा, यहां पर देखिए, इन पांचों में से कोई एक भी रहा तो परपरागन की घटना हो जाएगी। चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे परपरागन के प्रकार, है ना। परपरागन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागन को उनके कारकों के आधार पर, उनके जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उनके कारकों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है ना। कितने भाग में? 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कीट परागन, जो कि इसका कारक कीट है। पक्षी परागन का कारक पक्षी है। वायु परागन का वायु है। जल परागन का जल है। और जंतु परागन का जानवर है। ठीक है। अब इन सभी जितने भी आपके सामने परागन देखे गए, इन सभी परागनों का हम सही तरीके से विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कीट परागन देखिए क्या कहता है। बोलता है कि वैसा परागन जिसमें बाहरी कारक के रूप में कीट भाग ले, है ना, इसको हम क्या कहेंगे? कीट परागन कहेंगे। एक चीज और यहां याद रखिएगा, इस इंग्लिश वर्ड को याद रखिएगा। कभी भी हिंदी वर्ड में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। आपसे पूछेगा कि एंटोमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली पॉलिनेशन जो है, इसमें परागन किसके द्वारा होता है? अब एंटोमोफिली क्या है? कीट परागन है। और कीट परागन में परागन किसके द्वारा होगा? कीट के द्वारा होगा, है ना। किसके द्वारा हो जाएगा जी? कीट के द्वारा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब कीट परागित पुष्प की क्या विशेषताएं हैं, इसको देखिए, समझिए। पहला कहता है कि पुष्प में सुगंध होना। कीट को आकर्षित करने के लिए, कीट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फूल में अलग अलग कैरेक्टर्स होने चाहिए। उन कैरेक्टर्स में से सबसे पहला कैरेक्टर है फूल में सुगंध होना। फूल जितना सुगंधित रहेगा, कीट उसके प्रति उतना ही अट्रैक्ट होगा। आप देखे होंगे कि जहां पर सुगंधित पुष्प होते हैं वहां पे ज्यादा छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए दूसरा क्या कहता है। दूसरा कहता है फूल का रंग चटकीला होना, यानी फूल का रंग जो है वो ब्राइटेस्ट होगा, ताकि दूर से ही अट्रैक्ट करे, दूर से ही कीट को क्या करे? अपनी ओर अट्रैक्ट करे। ऐसा हमारा फूल होना का रंग होना चाहिए। फूल पर कीट जाएगा क्यों? तो फूल पर कीट जाएगा मकरंद चूसने के लिए, तो इसलिए उसमें मकरंद का भी होना अति आवश्यक है। चौथा है पुष्प का आधार मजबूत होना। अगर फूल का आधार मजबूत नहीं रहेगा तो कीट के पहुंचते ही फूल टूट जाएगा, और जब फूल टूट जाएगा तो परागन की क्रिया नहीं होगी। आगे है हमारा वर्तिकाग्र के सतह पर अधिक अवरोध का होना। वर्तिकाग्र के सतह पर अवरोध अधिक होगा ताकि पॉलन ग्रेन को, परागकण को पकड़ा जा सके। दैट्स ऑल। ये देखिए आपका कीट परागन की एक चित्र दिखाई गई है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो कीट है, ये कीट कौन है? हनी, है ना, हनी बी, मधुमक्खी। ये यहां से परागकण को उठा करके लेके जा रहा है। देखिए इसके शरीर में परागकण चिपका हुआ है, पॉलन चिपका हुआ है, और ये ले जा करके पॉलन ग्रेन को कहां पे छोड़ दिया? स्त्री केसर के ऊपर छोड़ दिया। इसी ये जो प्रोसेस यहां पे आप देख रहे हो, ये एंटोमोफिली का प्रोसेस है। ये एंटोमोफिली का प्रोसेस
है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। कीट परागन की क्रिया विधि, है ना, कैसे कीट परागन होता है, कीट परागन कैसे होता है। देखिए कीट जो है वह फूल पर क्यों जाएगा, तो मकरंद को चूसने के लिए जाएगा। मकरंद क्या है, तो मकरंद एक मीठा द्रव है। मकरंद क्या है, मकरंद एक मीठा द्रव है जिसे अलग अलग कीटों के द्वारा चूसा जाता है। खास करके मधुमक्खियां जो है उसे ज्यादातर चूसती हैं और उनसे क्या करता है कि शहद बनाता है, उनसे शहद बनाता है। ठीक है, देखिए जब कोई कीट किसी पुष्प पर मकरंद चूसने के लिए जाता है तो उसके मुंह तथा शरीर में परागकण चिपक जाते हैं, और जब वही कीट किसी दूसरे फूल पर मकरंद चूसने के लिए जाता है तो उसके शरीर में लगा हुआ परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से चिपक जाता है। इस प्रकार पर परागन यानी कीट परागन की क्रिया संपन्न होती है। यहां पर आपने समझा कि कीट परागन कैसे होता है। पहले कीट गया एक फूल पर परागकण लेने, मकरंद चूसने के लिए। जब मकरंद चूसने के लिए गया तो उसके शरीर में लग गया परागकण, और जब वह परागकण लेकर के दूसरे फूल पर मकरंद चूसने के लिए गया तो उसके शरीर का परागकण उसके स्टिग्मा पर लग गया। इस प्रकार से एंटोमोफिली क्लियर हो गया। नेक्स्ट में अब हम लोग आएंगे कि एंटोमोफिली आखिरकार होता किसमें किसमें। देखिए यहां पे उदाहरण दिया गया है। एंटोमोफिली का यहां पर उदाहरण दिया गया है। रात रानी, हरसिंगार, है ना, रात रानी, हरसिंगार, जूही, गुलाब, जमीकंद इत्यादि, इन सभी में क्या होता है जी, कीट परागन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा पक्षी परागन। पक्षी परागन का दूसरा नाम क्या है, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, दैट्स ऑल, ऑर्निथोफिली। जब पर परागन में, क्रॉस पॉलिनेशन में बाहरी कारक के रूप में पक्षी भाग लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पक्षी परागन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पक्षी परागन कहते हैं। अब पक्षी परागित पुष्प की विशेषता, पक्षी परागित पुष्प की विशेषता कीट परागन के समान ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इत्तू सा अंतर होता है। इत्तू सा क्या अंतर होता है, ये जो पक्षी है ना, पक्षी फूल पर कीट को खाने के लिए जाता है। फूल को और मकरंद से उसको कोई मतलब नहीं, कीट खाने के लिए जाता है, और वह उसका जो सुगंध है कीट को आकर्षित करेगा, रंग कीट और पक्षी दोनों को आकर्षित करेगा, और पुष्प में क्या होना चाहिए, मकरंद और कीट दोनों होने चाहिए, क्योंकि कीट जाएगा मकरंद चूसने के लिए और कीट को खाने के लिए जाएगा पक्षी। कीट को खाने के लिए कौन जाएगा, पक्षी। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए पुष्प का आधार मजबूत होगा और वर्तिकाग्र पर अधिक अवरोध होगा। पुष्प का आधार इसलिए मजबूत रखा जाता है कि अगर फूल का आधार मजबूत नहीं रहा तो क्या होगा, पक्षी के पहुंचते ही वो कोलैप्स, जब कोलैप्स कर जाएगा तो फिर आगे परागन की क्रिया नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट देखा जाए, यहां पर देख रहे हैं आप पक्षी परागन की घटना, यहां आपको विजुअल होगी। यहां पर यह जो है दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हेमिंग बर्ड के द्वारा, कौन सा वर्ड है, हेमिंग बर्ड है। यह हेमिंग बर्ड के द्वारा आपको यूकेलिप्टस, है ना, यूकेलिप्टस के फूल में आपको दिखाई दे रहा होगा पॉलिनेशन, आसानी से विजिबल होगा ये आपको, है ना। दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हेमिंग, जिससे कि कैम्पसिस रेडिकेंस में परागन होता है, सॉरी यूकेलिप्टस नहीं, कैम्पसिस रेडिकेंस की, यह कैम्पसिस रेडिकेंस की फूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पक्षी परागन की क्रिया विधि। पक्षी परागन की क्रिया विधि क्या कहता है, पक्षी परागन की क्रिया विधि कहता है कि जब पक्षी कीट को खाने के लिए किसी पुष्प पर पहुंचता है तो उसके चोंच से परागकण चिपक जाता है, और जब वही
पक्षी दूसरे पुष्प पर कीट खाने के लिए पहुंचता है तो उसके चोंच में लगा हुआ परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र से चिपक जाता है। इस प्रकार से पक्षी परागण की क्रिया संपन्न होती है। उदाहरण में है झुमका, कैंपसिस रेडिकेंस, यूकैलिप्टस, ईटीसी। देखिए यहां पे नोट में लिखता है कि हेमिंग पक्षी दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है जिससे परागण की क्रिया कैंपसिस रेडिकेंस नामक पादप में होता है। ठीक है, कैंपसिस रेडिकेंस में किसके के द्वारा परागण होता है? हेमिंग पक्षी के द्वारा। दुनिया की सबसे छोटे पक्षी के द्वारा यहां पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं वायु परागण की तरफ। वायु परागण देखिए क्या कहता है। वायु परागण कहता है कि जब एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में वायु पार्टिसिपेट करेगा, हवा पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको हम वायु परागण कहेंगे। अब यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। वायु परागण का जो इंग्लिश होता है वो होता है एनिमोफिली, और बहुत लोग एनिमोफिली से समझ जाते हैं एनिमल। एनिमल समझना ये आपकी भूल है। एनिमल समझना ये आपकी भूल है। ठीक है, एनिमो से होगा। देखिए यहां पर एनिमोफिली क्यों लिखा गया है? वायु की तीव्रता को एनीमोमीटर से नापा जाता है। वायु का वेग किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से मापा जाता है, और उसी के तर्ज पर, उसी के आधार पर इसका भी नाम रखा गया एनीमोफिली। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। जब परागण की क्रिया में वायु भाग लेगा यानी हवा भाग लेगा तो इसको हम वायु परागण कहेंगे। वायु परागण में कि क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए वायु परागण की विशेषताएं बोलता है कि फूल जो होगा वह मुक्त दोली होगा। मुक्त दोली कहने का मतलब, मान के चलिए ये हमारा फ्लावर है, तो अगर इधर से हवा आया ये इधर झुक जाएगा, इधर से आया हवा तो ये इधर झुक जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि हवा के साइड में ये झुक जाएगा, अगर झुकेगा नहीं तो टूट जाएगा। बात समझ में आ गया? जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। कोई भी पुष्पा मत बनना, है ना, झुकेगा नहीं। अरे भाई जो झुकेगा नहीं वो टूटेगा, ये डिफिनिट है, ये निश्चित है। ठीक है, परागकण हल्का होगा ताकि उसे हवा उड़ा सके। कुछ परागकण में पंख पाए जाते हैं, जैसे चीड़। चीड़ के परागकण में, पाइन के परागकण में क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं, वो अपने पंखों से उड़ जाते हैं। वर्तिकाग्र पर अधिक अवरोध होगा ताकि वह पकड़ सके, और फूल का रंग रंगहीन, गंधहीन और धूसर रंग का होगा। न इसमें रंग कोई खास होगा, न गंध होगा, और धूसर रंग का होगा, है ना। देखिए यहां पर वायु परागण की क्रिया को दर्शाया गया है। वायु परागण में आप देख रहे होंगे कि हवा के द्वारा यहां पर कुछ परागकणों को उड़ा करके ले जाया जा रहा है। देखिए ये सभी परागकण को उड़ा करके ले जाया जा रहा है। ये सभी परागकण को उड़ाने के बाद किसी दूसरे जगह पर लैंड कर दिया जाएगा और वायु परागण की क्रिया हो जाएगी, है ना। वायु परागण की क्रिया विधि में क्या कहता है? देखिए बोलता है परागकण किसी भी पुष्प, है ना, किसी भी पुष्प से वायु के द्वारा उड़ाकर जब किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया जाए तो यह क्या होता है? वायु परागण होता है। उदाहरण के तौर पे धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का etc। क्लियर है? चल आगे है हमारा जल परागण यानी हाइड्रोफिली, है ना। हाइड्रोफिली, देखिए हाइड्रोफिली क्या कहता है कि जिस पर परागण में जल बाहरी कारक के रूप में भाग ले। यहां पर जल बाहरी कारक के रूप में भाग ले रहा है, इसको हम बोलेंगे जल परागण, है ना। क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले परागकोश अक्षीय, अक्षीय यानी नीचे होगा। परागकण हल्का होगा ताकि परागकण डूबे नहीं, ऊपर आ जाए। वर्तिकाग्र जल के सतह पर होगा, जल के ऊपरी सतह पर वर्तिकाग्र होगा, और वर्तिकाग्र पर अधिक अवरोध होगा ताकि वह वर्तिकाग्र को रोक सके, परागकण को रोक सके। यहां पर आपको वेलिस्नेरिया में, है ना, यहां पर आप देख सकते हो कि वेलिस्नेरिया में आपको परागण की क्रिया दर्शाई गई है। आप देख सकते हो यहां पर मेल फ्लावर दिखा रहा होगा। ये जो मेल फ्लावर है यही है आपका पुंकेसर, और ये देखिए आपका वर्तिकाग्र है। कहां है? जल के सतह पर। अगर यहां से परागकण निकलता है और वह परागकण भारी होता है तो क्या होगा? ये यहीं ड्रॉप कर जाएगा, है ना, यहीं पर ये
रह जाएगा, यहीं पे गिर जाएगा। परागकण हल्का होता है ताकि यह उठ करके कहां चले जाए, जल के सतह पर, और जल अपनी बहाव की दिशा में इसे बहाता है। और इसी बीच में कौन रहता है स्थित, वर्तिकाग्र रहता है। और वर्तिकाग्र क्या करता है, परागकण को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। इस प्रकार से आपका हाइड्रोफिली संपन्न होता है। यहां पर जो है बैलिस्नेरिया में जल परागन की क्रिया को दिखलाया गया है ना। जल परागन किसमें किसमें होता है, देखिए यहां पे उदाहरण दिखाया गया है। बैलिस्नेरिया, हाइड्रिला है ना, हाइड्रिला है ना, सिरेटोफिल्लम, इन सभी में जल परागन की क्रिया होती है। आगे हमारा लास्ट, आज पर परागन का लास्ट टॉपिक है ना, जंतु परागन आप लोग देख रहे हैं, जूफिली। बोलता है कि जब पर परागन में बाहरी कारक के रूप में जानवर भाग लेता है तो वह जंतु परागन कहलाता है। और यह इसमें देखिए जंतु का परागन में क्या होगा, पुष्प होगा छोटा, फूल रहेगा क्या, छोटा फूल रहेगा। आगे देखिए बोलता है फूल क्या रहेगा, छोटा रहेगा। उसके बाद फूल रहेगा नीचे, नीचे फूल रहेगा, फूल ऊपर में नहीं रहेगा। ऊपर तक कोई जानवर, जिराफ, हाथी और बंदर के अलावा कोई नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इसके बाद परागकण का आवरण मजबूत होगा ताकि वह किसी शरीर के किसी भी भाग से चिपक करके वह आगे बढ़ सके, वह डिस्ट्रॉय नहीं हो। उसके बाद है वर्तिकाग्र पर अवरोध अधिक होंगे, ठीक है। आगे देखिए बोलता है जंतु परागन की क्रिया विधि। बोलता है जब जंतु चारा खाने के लिए या घूमने के लिए भी इधर उधर जंगलों में निकलता है तो उसके शरीर के किसी भी भाग से परागकण चिपक जाते हैं और वह दूसरे पराग पुष्प तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यहां दिखाया गया है दूब घास और गाजर घास। अब देखिए पर परागन से लाभ और हानि। पर परागन की क्या लाभ और हानि है, देखिए पर परागन के लाभ कहा जाता है इस परागन के द्वारा हाइब्रिड यानी संकर नस्ल प्राप्त किए जाते हैं। कौन से नस्ल, संकर नस्ल प्राप्त किए जाएंगे। दूसरा बोलता है परागकण अधिक मात्रा में नष्ट होता है, इसलिए परागकण निर्माण में पौधे की अधिक ऊर्जा की खपत होती है। बात समझ में आ गया है ना। ये क्या है, हानि है, ठीक है। ये आपका हानि हो गया, अधिक मात्रा में नष्ट होता है, ये आपका हानि में कंसीडर किया जाएगा। 2 और 3 नंबर पॉइंट आपका हानि हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे नोट पॉइंट की शुरुआत होती है और ये ऑब्जेक्टिव के प्रोस्पेक्टस से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बोलता है कदम्ब तथा सेमल में, कदम्ब और सेमल के फूल में परागन की क्रिया किसके द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होगी। और इस परागन को क्या कहेंगे, काइरेप्टोफिली। काइरेप्टोफिली कहिए या चिरेप्टोफिली कहिए, दोनों का बात सेम। आगे देखिए नोट नंबर दूसरा बोलता है एरिसीमा या सांप बूटी। एरिसीमा या सांप बूटी यह भी क्या है, पादप है। इसमें परागन की क्रिया किसके द्वारा होगी, सांप के द्वारा होगी। तीसरा बोलता है एराइसी कुल के पौधे में जो कि पानी में पाया जाता है, इसमें परागन की क्रिया किसके द्वारा होगी, घोंघा के द्वारा होगी। इरिथ्रियाना इंडिका, इरिथ्रियाना इंडिका एक पादप है जिसमें कि परागन की क्रिया किसके द्वारा होगी, गिलहरी के द्वारा होगी, ठीक है। आगे देखिए बोलता है सिरेटोफिल्लम में, सिरेटोफिल्लम में परागन की क्रिया जल सतह के नीचे होती है। परागन क्रिया जल सतह के नीचे होती है, किसमें, सिरेटोफिल्लम में। रेनन कुलस रेपेंस, रेनन कुलस रेपेंस में परागन की क्रिया वर्षा बूंद के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये जो नोट पॉइंट हैं इनको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, क्योंकि यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आज परागन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होती है। आज जो है हम लोग परागन की संपूर्ण प्रक्रिया को समाप्त कर लेते हैं। अगले क्लास में हम पराग स्त्रीकेशन संकर्षण की ओर बढ़ेंगे, निषेचन की ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।